तो पिछले क्लास में हम लोग L2 सर्कुलर मोशन में एक आखिरी सवाल दे दिए थे आप लोग को। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का अंत करते हुए एक सवाल दिए थे आप लोग को, और वो सवाल हम लोग कर ले, फिर हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन करेंगे। इसको लगा दो। तो जो सवाल पे हम छोड़े थे वो ये था, ये IIT का सवाल था, आपके पैकेज में भी डाला हुआ है सवाल ये था कि एक एरोप्लेन है, इस तरह से मान लीजिए एक एरोप्लेन है, और ये एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली उड़ रहा था कितने स्पीड से? v से। इसका हाइट ग्राउंड से दिया हुआ था, और ये हाइट कितना था? h। ये हाइट है h। और क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक रडार है, ये एक रडार है जो कि इस एरोप्लेन को देख रहा है। किसी इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा है। तो आपको बताना है कि इस एरोप्लेन का इस रडार के रिस्पेक्ट में, इस रडार को आप सेंटर समझेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल। रडार को क्या समझेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल। तो इस एरोप्लेन का इस रडार के रिस्पेक्ट में जो एंगुलर एक्सलेशन होगा और जो एंगुलर वेलोसिटी होगा उसका रेशियो क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? फाइंड रेशियो ऑफ एंगुलर एक्सलेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी of aeroplane with respect to radar। ठीक है, सबसे पहले तो समझिए कि एंगुलर वेलोसिटी किसको कहते हैं और कैसे निकालते हैं। एंगुलर वेलोसिटी किसको कहते हैं? ओमेगा को। और हम लोग रिलेशन जानते हैं, v इज इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा r। v इज इक्वल्स टू क्या होता है? लेकिन इस बात को समझिए जरा, अगर इसको सेंटर ऑफ सर्कल समझा जाए और इस एरोप्लेन को सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करना हो, तो ये कैसे सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा? इसको रेडियस समझेंगे और ये रेडियस मान करके ऐसे करके एक सर्कल बनेगा, ऐसे करके एक सर्कल बनेगा। क्या समझ पा रहा है? कुछ ऐसा सर्कल होगा। तो अगर ये रेडियस है तो ये रेडियस कितना होगा? देखिए ये लेंथ h है, ये थीटा है, ये जो रेडियस होगा r, इस r को हम लोग निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला लिखें? ये थीटा की परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा क्या लिखेंगे? h बाय r। r का वैल्यू क्या हो जाएगा? h बाय साइन थीटा, मतलब h cosec थीटा। रेडियस कितना होगा? h cosec थीटा। अगर इसको सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करना है तो इसको यहां पे वेलोसिटी किधर ले जाना पड़ेगा? ऐसे, टेंजेंशियल। और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होगा? देखो ये थीटा है, ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये जो v है इसके दो कंपोनेंट होंगे। ये 90 माइनस थीटा क्यों ही लिखना? आप इस v के दो कंपोनेंट कहोगे ना, v का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा, इधर की तरफ v sin थीटा। मतलब सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होगा वो कौन सा वेलोसिटी होगा? v sin थीटा। इसको हम लोग v परपेंडिकुलर भी कहते हैं। v परपेंडिकुलर का मतलब रेडियस के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी। इसको अगर क्या इमेजिन किया जाए? रेडियस, तो रेडियस के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी, इसको आप क्या बोलते हैं? v परपेंडिकुलर। और जब भी हम लोग v इज इक्वल्स टू ओमेगा r लिखते हैं तो यहाँ जो v होता है, ये v कौन सा होता है? v परपेंडिकुलर होता है। v परपेंडिकुलर बाय r का वैल्यू ही ओमेगा होता है। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? v परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? v sin थीटा बाय r। r का वैल्यू कितना है? h cosec थीटा, मतलब h बाय sin थीटा, वो sin थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? v sin स्क्वायर थीटा बाय h। ये किसका वैल्यू हो गया? ओमेगा का। अब अगला क्या निकालना है आपको? एंगुलर एक्सलेशन। एंगुलर एक्सलेशन को हम लोग किससे लिखते हैं?
अल्फा से। इससे लिखते हैं। अब अल्फा में याद कीजिए किसका रिलेटेड फॉर्मूला था, टेंजेंशियल एक्सलेशन AT इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर अल्फा। AT इज इक्वल्स टू, एंड व्हाट इज AT, टेंजेंशियल एक्सलेशन, मतलब वह एक्सलेशन जो टेंजेंट के तरफ लगे। अब यहां पर टेंजेंट की तरफ कौन सा एक्सलेशन लग रहा है, पहले तो यहां कौन सा एक्सलेशन लग रहा है ये सोचिए। इस एरोप्लेन पर कौन फोर्स लगा रहा होगा, एक ही तो फोर्स लग सकता है। कौन फोर्स लगा रहा होगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ, ये G होगा। ये क्या होगा, G। इस G के दो कंपोनेंट होंगे, देखिए ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा ना G। मतलब इस G के दो कंपोनेंट होंगे, G का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, G साइन थीटा, 90 माइनस थीटा है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा G साइन थीटा, और ये वाला क्या होगा G कॉस थीटा। तो इसमें कौन सा एक्सलेशन टेंजेंशियल है, कौन सा एक्सलेशन नॉर्मल है, G cos थीटा कौन सा एक्सलेशन, टेंजेंशियल एक्सलेशन, ये टेंजेंट की तरफ है, और ये G sin थीटा कौन सा एक्सलेशन, नॉर्मल एक्सलेशन AL। जैसे को नॉर्मल एक्सलेशन, जैसे को क्या कह सकते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सलेशन हुआ, ये क्या हुआ, टेंजेंशियल एक्सलेशन। पूछता अगर कि यहाँ पे बताइए सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कितना है, तो ये कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सलेशन मतलब सेंटर की तरफ जो एक्सलेशन है, और सेंटर आपको इसको मानना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये कौन सा एक्सलेशन हुआ, टेंजेंशियल एक्सलेशन। तो लिखिए फॉर्मूला फिर से, AT का वैल्यू क्या लिखेंगे, G cos थीटा, रेडियस R का वैल्यू देखिए हम लोग को पता है H बाय साइन थीटा, H बाय साइन थीटा इंटू अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, G cos थीटा इंटू साइन थीटा बाय H, ये अल्फा का वैल्यू हो गया। और आपसे क्या पूछा है, रेशियो किसका, एंगुलर एक्सलेशन और एंगुलर वेलोसिटी का। मतलब आपसे क्या पूछा है, रेशियो किसका, अल्फा बाय ओमेगा का। अल्फा भी पता है, ओमेगा भी पता है, डिवाइड कर दीजिए, तो HS तो कट जाएगा ना, ऊपर में क्या बचेगा, वहां G cos थीटा इंटू साइन थीटा बाय V साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन थीटा से साइन थीटा भी कट जाएगा, और cos थीटा बाय साइन थीटा, तो G बाय V इंटू कॉट थीटा विल बी द आंसर। है कोई आंसर इस फॉर्म में, G बाय V इंटू कॉट थीटा, लेकिन कोई भी आंसर इसमें G के फॉर्म में नहीं लिखना आंसर क्या, तो G के फॉर्म में नहीं लिखना आंसर, तो हम लोग ऑप्शन पहले लिख लेते हैं ताकि ऑप्शन से हम लोग को ध्यान में आए क्या क्या फॉर्म में लिखना है। A ऑप्शन है V बाय H साइन स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन है V बाय H कॉस स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन है V बाय H कॉस 2 थीटा, और डी ऑप्शन है V बाय H साइन 2 थीटा। और हम लोग को क्या चाहिए, एंगुलर एक्सलेशन उसके फॉर्म में, तो हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, ये वाला चीज मैं मिटा दे रहा हूं कि हम लोग को इस फॉर्म में नहीं चाहिए था, G के टर्म में नहीं चाहिए था। अगर G के टर्म में चाहिए होता तो फिर ऐसे करते। तो एक फॉर्मूला तो टेंजेंशियल एक्सलेशन का ये हम लोग के पास, अल्फा निकालने का एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है अल्फा निकालने का, अल्फा निकालने का एक और तरीका हम लोग के पास है डी ओमेगा बाय dt। क्या फॉर्मूला है, डी ओमेगा बाय dt। अल्फा को क्या बोलते हैं, डी ओमेगा बाय dt। तो इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो देखिए v बाय h कांस्टेंट, एस्टिज हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन, तो 2 बाहर आ गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, cos थीटा इंटू थीटा का t के एस्पेक्ट में कर, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, d थीटा बाय dt। और इस d थीटा बाय dt को हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं, ओमेगा। आप इस ओमेगा को इधर भेज दीजिए, तो अल्फा बाय ओमेगा कितना हो गया, v बाय h, और 2 साइन थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। और हम लोग से यही पूछा है, अल्फा बाय ओमेगा, अल्फा बाय ओमेगा, तो कितना हो जाएगा, v बाय h साइन 2 थीटा। ऑप्शन डी सही है। पिछले केस में आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि वो आंसर g के टर्म में था, अगर g को लेके सॉल्व करते तब उस टर्म में आंसर निकाला था,
लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं देखा था, ध्यान में नहीं था, इसलिए ऑप्शन देना बहुत जरूरी है। कई बार चीजें ऑप्शन से सॉल्व होती है, अगर अभी ऑप्शन नहीं दिया हो तो हम लोग वही आंसर लेके समझ लेते कि सही है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन देना जरूरी होता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? पक्का? इसको लिखिए। फिर हम लोग आज डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे, और आपके पैकेज में जो लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर है उसमें इसके बारे में दिया हुआ है, तो वो आज हम लोग चर्चा करेंगे। लिखिए इसको। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन का दूसरा पार्ट, जिसका नाम क्या है? डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बहुत आसान चीज है, इसमें बहुत मेहनत नहीं करना है, और अगर आप अच्छे से सीख गए तो बस इसका एक ही मोटो है कि आपको इक्वेशन लिखने आना चाहिए। डिफरेंट टाइप को इसके सर्कुलर मोशन में इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो आपको बताना चाहिए, वो सीख गए तो आपका काम बन गया। तो मैं आपको डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन सिखाने जा रहा हूँ, और फिर इसमें हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसके एग्जाम्पल से हम लोग इसको करेंगे। तो मैं इसके 2 लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे, ठीक है? तो चलिए L3 और L4 में हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन करेंगे। डायनेमिक्स का मतलब लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड पार्ट, मतलब फोर्स इक्वेशन लिखना है यहाँ, और फोर्स इक्वेशन लिखने का तरीका डायनेमिक्स में होता है, सर्कुलर मोशन में होता है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन और टेंजेंशियल फोर्स इक्वेशन, टेंजेंशियल फोर्स इक्वेशन। मतलब सर्कुलर मोशन में कौन सा इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन लिखते हैं हम लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन और टेंजेंशियल फोर्स इक्वेशन। आपको अगर याद आए तो मैंने पिछले क्लास में आपको ये सिखाया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होता है, और वो कौन सा एक्सेलरेशन था? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी, एक ही एक्सेलरेशन था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, जब भी क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसमें सिर्फ आपको क्या लिखना पड़ेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा और टेंजेंशियल फोर्स इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा। अभी कैसे लिखते हैं ये मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। तो एक हम लोग फेमस एग्जांपल ले लेते हैं कोनिकल पेंडुलम का। कोनिकल पेंडुलम का, कोनिकल पेंडुलम आप लोग देखे हैं? एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, देखे थे आप लोग 3 इडियट्स? पक्का? जो मेरा ये वाला क्लास अटेंड कर चुके हो वो कोई कृपया कुछ चुप रहे, कुछ ना बोले, ठीक है? बोलोगे तो बहुत पीटेंगे। अंकित है ना? तो 3 इडियट्स का एक सीन है, वो सीन याद करेंगे आप लोग? तो ट्राई कीजिए। सीन ये था कि उसमें एक जो हीरो रहता है उसका क्या नाम है? आमिर खान। तो आमिर खान जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने, देखिए वो सीन याद आ रहा है? और वो राजू रस्तों के पीछे गिटार बजाते हुए जाता है, देखे ये सीन आप लोग? तो ये लोग जाते हैं वहाँ, रात में प्रपोज करते हैं। प्रपोज करते वक्त अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ कुछ बताते हैं कि देखो भाई, तुम रात में डेली मेरे सपने में आती हो, और पता नहीं क्या क्या बोलता है, क्या बीच में आ जाती है, और गलती से जो नायिका रहती है उसके जगह उसकी बहन को प्रपोज कर देते हैं। अंधेरा रहता है, कंबल ओढ़ के सब लोग सोए हुए, तो क्या ही पता चलता है। फिर जब पता चलता है तो ये लोग हड़बड़ा के भागना चाहते हैं, हड़बड़ाने में वो रस्तोगी गिर जाता है और वायरस जग जाता है इस आवाज से। तो ये लोग भागते हैं, भागते भागते, जो वायरस याद है ना आप लोग को? वो जो डीन था, हाँ, तो जो रस्तोगी है वो कुछ लघु शंका को भी वहाँ पे उसके बोर्ड पे करता है, और रस्तोगी टॉर्च पर मारता है तो दिख जाता है उसको। ये लोग भागते हैं और भाग करके लेक्चर हॉल में जाके छुप जाते हैं। सुबह होता है, सुबह फिर प्रोफेसर साहब आते हैं, पूछते हैं मिस्टर राजू रस्तोगी आप कहाँ हैं, कहाँ थे पिछले रात को, याद है इस सीन? तो वो बोलते हैं सर पूरा रात पढ़ाई कर रहा था। वो कंबल खोल के से निकलता है प्रेजेंट सर, और वो डिफेंड करता है नायक की, पूरा रात सर पढ़ाई कर रहा था, उसी चक्कर में ये हालत है। बोलता है कि अच्छा क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहा था? हाँ, इंडक्शन मोटर।
फिर पूछता ओके कैन यू टेल मी हाउ डज एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स, ब्रूम ब्रूम करके, तभी उधर से एक बॉटल गिरता है टन टन, नीचे साइलेंसर होता है, वो साइलेंसर में बॉटल उठाता है, सूंघता है और बोलता है क्या, रम, है ना। प्रोफेसर साहब उस टाइम क्लास में क्या पढ़ा रहे थे, तुम पहले से सुन के रखे थे, कब बताए थे? अच्छा हम बता चुके हैं पहले ही बात। अरे यार तुम लोग गजब कर दिए, गेम कर दिए मेरे साथ, स्कैम हो गया ये तो मेरे साथ। ये कब बताए थे हम? लेक्चर 1 में बताए थे। अच्छा WP में बता चुके थे, गेम हो गया। तुम लोग बोलते कि सर पता हमको, आप आगे क्या पूछने वाले हैं। तो हम लोग के सिलेबस में 4 पेंडुलम हम लोग को पढ़ना है। हम लोग के सिलेबस में कितना पेंडुलम पढ़ना है? 4। हाँ तो क्या पढ़ा रहे थे? कंपाउंड पेंडुलम। ठीक, हम लोग के सिलेबस में 4 पेंडुलम है। पहला है सिंपल पेंडुलम, दूसरा है कंपाउंड पेंडुलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम है उसका, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, या उसी का नाम है टॉर्सनल पेंडुलम, उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल पेंडुलम। एक और पेंडुलम हम लोग टॉर्सनल पेंडुलम के जैसा ही होता है, वो पढ़ेंगे हम लोग इलास्टिसिटी बोलते, थर्मल एक्सपेंशन में। और चौथा जो है उसका नाम है कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम की एग्जांपल्स में आपको सिखाता हूं। कोनिकल पेंडुलम बहुत सिंपल है, ऐसे सीलिंग है, मान लीजिए सीलिंग पर एक पार्टिकल टंगा हुआ है, उस पार्टिकल को हम लोग इधर खींचे और फेंक दिए, तो ये पार्टिकल यूं करके सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा और धागा ऐसे घूमेगा, है ना। तो आपको लगेगा ना एक कोन बन रहा है जिसका ये बेस पे सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट हो रहा है, लगेगा ऐसा। अच्छा तो देखिए कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है, ये सीलिंग है और इस तरह से एक धागा से एक पार्टिकल बना हुआ है और ये पार्टिकल यूं करके सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं? इसका वेलोसिटी v ऐसे होगा, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन को स्टडी करने के लिए आप सबसे पहले देखिए कि वो पार्टिकल कैसा सर्कल एग्जीक्यूट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल या फिर वर्टिकल सर्कल। समझिए इस बात को, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक होता है वर्टिकल प्लेन। जैसे ये आपका बोर्ड जो है, ये कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में mg नीचे रखता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन इसको कहते हैं, जो आपका डेस्क है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर कोई पार्टिकल घूमे तो उस पर नॉर्मल ऊपर और mg नीचे लगता है। ये कैसा प्लेन है? क्या आप डायग्राम समझ रहे हैं? ये कैसा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और सर्कुलर मोशन का ये प्लेन है। सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए हम लोग 3 एक्सिस बनाते हैं। कितने एक्सिस बनाते हैं? 3। 2 एक्सिस इस सर्कुलर मोशन के प्लेन में होता है और तीसरा एक्सिस इस सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। देखिए ये सर्कुलर मोशन का प्लेन है, प्लेन ऐसे है सर्कुलर मोशन का। अगर मैं इससे दिखाऊं तो इस सर्कुलर मोशन का प्लेन ये है, ठीक है, ऐसा ये प्लेन है, ये सर्कुलर मोशन ऐसे एग्जीक्यूट करता है। तो उसमें 2 एक्सिस बनाएंगे, एक तो जो रेडियस के तरफ होगा उसको रेडियल कहेंगे और दूसरा टेंजेंट के अलोंग ऐसे उसको टेंजेंशियल कहेंगे। अगर मैं डायग्राम में दिखा सकता हूं अच्छे से तो देखिए जरा ध्यान से, ये वाला एक्सिस जो है इसको बोलेंगे रेडियल एक्सिस। क्या कहेंगे इसको हम लोग? रेडियल एक्सिस। और जो दूसरा एक्सिस होगा वो होगा टेंजेंशियल एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस होगा? और ये दोनों के बीच जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री है। ये दोनों के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। ये टेंजेंशियल एक्सिस है। ये दोनों किस में है? सर्कुलर मोशन के प्लेन में। टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन है ये, और ये रेडियल एक्सिस भी इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन है। और तीसरा एक्सिस होता है इसके परपेंडिकुलर, इस सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर। ये तीसरा एक्सिस है, इसको बोलते हैं एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। पूरे सर्कुलर मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है और थीम भी यही है कि सर्कुलर मोशन में कैसे इक्वेशन लिखते हैं। क्या ये तीनों एक्सिस आपको समझ में आ रहा है?
पक्का तीनों एक्सिस समझ में आ रहा है कैसा किस डायरेक्शन में है? अगर मैं एक्स वाई में कहूं तो ये कौन सा एक्सिस हो गया? एक्स एक्सिस। जो रेडियल है वो कौन सा एक्सिस है? ये वाला अगर आप यहां देखना चाहें तो कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। इस बोर्ड के प्लेन में ये वाई एक्सिस में है, और ये वाला एक्सिस यहाँ पे कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस में है। समझ पा रही बात? देखिए जो हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वेशन लिखते हैं वो हमेशा रेडियल एक्सिस में ही लिखते हैं। ये किस में लिखते हैं? तो रेडियल एक्सिस में आप कौन सा इक्वेशन लिखेंगे? सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वेशन। और कोई भी सर्कुलर मोशन हो आपको ये इक्वेशन लिखना ही है, सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वेशन। और ये इक्वेशन कहता है कि नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, एफ नेट टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ नेट फोर्स लिखिए और वो कितने के बराबर होगा? mv स्क्वायर बाय r या m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वेशन। और कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी सर्कुलर मोशन हो, चाहे यूसीएम हो, फॉर यूसीएम एज वेल एज एनयूसीएम, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, ये इक्वेशन तो आपको लिखना ही है। सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वेशन लिखे बिना आपका काम नहीं चलेगा। और सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वेशन क्या कहता है? नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। जैसे अगर यहां पे इस पार्टिकल का एफबीडी बनाया जाए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, तो इस पार्टिकल का वेट mg देखो नीचे लगेगा, है ना? और इस धागे की वजह से टेंशन T यहां ऐसे लगेगा। ये जो सेंटर है, ये लाइन है, ये एंगल थीटा है। ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ये लेंथ दिया हुआ है, ये जो वायर है इसका लेंथ कितना है? L। तो देखिए T के दो कंपोनेंट होंगे। T का ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा? T cos थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा? पूरे फिजिक्स में, मैकेनिक्स में कितने फोर्स होते हैं? 5। एक तो mg दिखा दिए, नॉर्मल सरफेस से कांटेक्ट नहीं है, नॉर्मल दिखाएंगे। टेंशन पार्टिकल पे लगता है, धागे की तरफ दिखा दिए। स्प्रिंग फोर्स नहीं है यहाँ, और फ्रिक्शन भी नहीं है। यही दो फोर्स है, सारा काम कर दिए। तो अब पहला इक्वेशन हमेशा कौन सा इक्वेशन लिखना है? सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वेशन, जो कि क्या कहता है? नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो ये इक्वेशन लिखिए। मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा दे रहा हूं यहां से, ये चीज मैं यहां लिख देता हूं। ये कौन सा एक्सिस है? टेंजेंशियल एक्सिस। टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये वाला एक्सिस के बारे में लिखा होगा। अब देखिए इस केस के लिए अगर हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? सेंटर की तरफ कितना? यही सेंटर है सर्कल का। सेंटर का मतलब सर्कल का सेंटर, जो सर्कुलर मोशन है उसका सेंटर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? नेट फोर्स तो यही लग रहा है, इधर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है। कितना? T sin थीटा, और वो कितने के बराबर होगा? m, इसका स्पीड जो कि v है, v स्क्वायर बाय r। एंड व्हाट इज r? r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब ये लेंथ है r, ये लेंथ थीटा है, ये लेंथ भी थीटा है बाय सिमेट्री। तो r का लेंथ कितना लिखेंगे? L cos थीटा ये होगा, L sin थीटा ये होगा। r कितना होगा? L sin थीटा। तो T sin थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा। या चलिए ये वैल्यू हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले अभी सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं समझ गए? बोलिए। इस इक्वेशन में जैसे इस केस में से ऐसे लिखेंगे। अब आगे चलिए, ये जो टेंजेंशियल एक्सिस है इसमें इक्वेशन, दो इक्वेशन होते हैं, मतलब दोनों टाइप में अलग अलग होता है। मतलब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ, कैसा सर्कुलर मोशन हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ, तो नेट फोर्स 0 लिखेंगे, एफ नेट 0। क्योंकि अगर आपको याद हो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है। किसमें होता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। और अगर ये सर्कुलर मोशन कैसा हुआ? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ, तब आप टेंजेंशियल एक्सिस में भी फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे। और इसी तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट, नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट इज इक्वल्स टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि r अल्फा के बराबर होता है। जो किसके बराबर होता है?
आर अल्फा, ये इस केस के लिए हुआ टेंजेंशियल डायरेक्शन में। यहाँ पे तो टेंजेंशियल में कोई फोर्स है भी नहीं, ठीक है। और ये क्या है, सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कोनिकल पेंडुलम किसका एग्जांपल है? एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लिखने का जरूरत नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है, टेंजेंशियल एक्सिस में कोई इक्वेशन यहाँ नहीं हो। तीसरा एक्सिस कौन सा है? ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। और इस एक्सिस की खासियत बात है कि नेट फोर्स इज जीरो ऑलवेज, हमेशा इस एक्सिस में नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। ऑलवेज का मतलब बोथ, इन बोथ यूसीएम और चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दोनों में इस डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंस्ड होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि अगर थोड़ा सा ऊपर फोर्स हो गया तो ये पार्टिकल फिर ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा नीचे फोर्स हो गया तो ये पार्टिकल नीचे चला जाएगा। तो यही तीन एक्सिस में आपको फोर्स लिखना है। जैसे यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे? जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स। क्या इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास? T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। तो इसका इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं ऊपर में, T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो यहां हम सॉल्व करके लिखते हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? v स्क्वायर बाय rg। tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट rg tan थीटा। अगर आपसे पूछता कि बताइए इस कोनिकल पेंडुलम में, ये जो कोनिकल पेंडुलम एग्जीक्यूट कर रहा पार्टिकल है उसका वेलोसिटी कितना है, तो कितना कहते हैं? अंडर रूट rg tan थीटा। इन जनरल हमसे टाइम पीरियड पूछा जाता है कि बताइए इस कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा। तो यहाँ हम लोग निकाल लें, क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। हालांकि एक सवाल है, एचसी वर्मा में ये एक एग्जांपल दिया हुआ है सवाल में, वर्कड आउट एग्जांपल है, लेकिन मैंने उसका हेल्प लिया एज ए थ्योरी पढ़ाने के लिए कि कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, ये भी बात जान लें आप, और किसी भी सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स में इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो सीख लें आप। तो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, और जो रिजल्ट होगा उसको तो याद रखना है आपको, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड, कितना डिस्टेंस चलेगा एक बार में? 2 पाई r बाय v, यही होगा। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई r बाय v, कितना है? अंडर रूट rg tan थीटा, ठीक है। तो देखिए यहां जो रूट r है, इस रूट r से ये r कितने बार में कट जाएगा? रूट r बार में। और r क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, l के फॉर्म में निकालना है, तो r को हम लोग क्या लिख सकते हैं? l sin थीटा। देखिए टाइम पीरियड लिख रहे हैं 2 पाई, ये तो अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में, तो पूरा अंडर रूट में लिख दें, r के जगह क्या लिख दें? l sin थीटा बाय, नीचे क्या है? g, और tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय, तो साइन थीटा तो निपट जाएगा, बोलो cos थीटा ऊपर चल जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा बाय g, 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा बाय g। अब ये याद रखना बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल नहीं याद रखना। याद रखने का ट्रिक क्या है वो मैं सिखा रहा हूं आपको। सिंपल पेंडुलम ध्यान में है, उसका टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट l बाय g। यहां पर तो सिंपल पेंडुलम में l क्या था? ये वाला लेंथ, सीधा सीधा लेंथ। तो यहां पे आप समझिए ये l है, ये थीटा, तो सेंटर के साथ लेंथ कितना होगा? ये वाला l cos थीटा। तो l के जगह खाली क्या लिख दीजिए? l cos थीटा। ये याद रखने का तरीका हुआ, याद रखने का तरीका हुआ टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। क्या आप समझ गए ये बात अच्छे से? ये तीनों इक्वेशन कैसे लिखते हैं क्लियर है? अब कोई भी क्वेश्चन में लिख लेंगे आप लोग, इसको लिखिए फिर आगे चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग एक दो सवाल जो जेई मेंस नीट लेवल के हैं वो हम लोग कर लें, और ये डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे बेस्ड सवाल है, आपके पैकेज में इंक्लूडेड है, तो मैं आपके पैकेज से ही करा रहा हूं।
आपके पैकेज में जो जेईई मेंस वाला एक्सरसाइज है ना, वहां पे ये क्वेश्चन नंबर 2 में है। तो बेसिकली आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बनाना है आज। 2, 3 और 4 तीनों सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स से ही सवाल है। इसीलिए लॉज ऑफ मोशन वाले जब डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पैकेज के डिस्कशन में ये नहीं कराए थे, वहां इसलिए नहीं कराए थे क्योंकि यहाँ करना हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए कि एक इस तरह से वर्टिकल रॉड है और इसमें एक हॉरिजॉन्टल रॉड लगा हुआ है। ये रॉड फिक्स्ड है और इस रॉड में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। जी ये रॉड फिक्स नहीं, सॉरी एक्सल पे फिक्स है, मतलब ऐसे ही घूम सकता है। ये रॉड क्या कर सकता है, घूम सकता है। इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिससे एक मास बंधा हुआ है, m मास का पार्टिकल। सेम क्वेश्चन एचसीवी में है। एचसीवी में क्या कहा है, सीधा कर दिया, एक सेंटर है, एक स्प्रिंग बंधा हुआ है और ये पार्टिकल लगा हुआ है। इसका मास कितना है, m है, जो कि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ओमेगा नॉट से घूम रहा है। तो यहां भी कह रहा है ओमेगा नॉट नहीं, ओमेगा से। यहां भी कह रहा है कि ये रॉड कितने से घूम रहा है, ओमेगा से। मतलब ये जो पार्टिकल है वो कौन सा मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, कुछ इस तरह से, सर्कुलर मोशन। बोलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है एंड अनडिफॉर्म्ड लेंथ। अनडिफॉर्म्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, नेचुरल लेंथ, वो L0 है। जब इसको घुमाए तो बताइए तो आपसे पूछा गया कि जब भाई ये घुमा रहे हैं तो पूछा गया फाइंड लेंथ ऑफ रोटेटिंग स्प्रिंग। फाइंड लेंथ ऑफ रोटेटिंग स्प्रिंग, मतलब जो स्प्रिंग घूम रहा है अभी कितने लेंथ से घूम रहा है ये बताइए। और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए आपके क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है L0 बाय 1 माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाय k। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है L0 बाय 1 प्लस m ओमेगा स्क्वायर बाय k। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है L0 k बाय 1 प्लस m ओमेगा स्क्वायर। और डी ऑप्शन दिया हुआ है L0 बाय 1 प्लस k प्लस m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसमें से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आप काट के हटा सकते हो। कौन से 2 ऑप्शन बताओ, बिना सॉल्व किए, यूनिट एंड डायमेंशन के कॉन्सेप्ट से। देखो m ओमेगा स्क्वायर का यूनिट 1 तो यूनिटलेस है, तो ये भी क्या होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता आंसर। हो सकता है फिर से यहाँ 1 बाई k का यूनिट और m ओमेगा स्क्वायर का यूनिट दोनों का अलग अलग होता है। m का क्या होगा kg और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना, मतलब kg पर सेकंड का पावर 4 ऐसा कुछ होगा। और k तो न्यूटन पर मीटर होता है, दोनों का यूनिट सेम नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत। मतलब ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है, बिना सर्कुलर मोशन सॉल्व किए हम लोग ये बता दिए। ठीक है, तो दोनों का यूनिट आप लिखिएगा, अगर आपको नहीं आता है, कुछ लोग सोच रहे हैं सर इसका यूनिट क्या होता है, तो लिखिए भाई सबका, दोनों का यूनिट सेम नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, अब यहाँ माइनस प्लस है, अगर इन दोनों में से भी कोई एक निपट जाता तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं था। और ये बात ध्यान रखना है, हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम में आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसा सवाल हो और वहां तुक्का मारने का जरूरत पड़े, नहीं आता है क्या करें, बन नहीं रहा है सवाल, और एक ऑप्शन या 3 ऑप्शन ऐसे दिख जाए जो कि नहीं हो सकता, या तुक्का भी मारना हो, अभी भी नहीं पता हो तो अभी भी तुक्का मारना हो, तो तुक्का का आंसर आने का प्रोबेबिलिटी 50% होगा, है ना। 4 को में तुक्का मारोगे तो फिर तो गलत होने का ही चांस रहेगा, लेकिन 2 में मारोगे तो चांसेस है कि 2 में मान लो ऐसा पूरे एग्जाम में 4 सवाल भी ऐसा मिल गया आपको जिसमें 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, और मेरे गणित से जाएंगे तो आप, अगर ऐसा हो रहा है 4 क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में सब सब्जेक्ट मिला करके 4 क्वेश्चन ऐसे मिले जिसमें आपको 2 ऑप्शन में शक था, तो आप धूमधाम से वो चारों टिक करके आइए, चारों में तुक्का मार के आइए, दोनों में से जो, अगर आपका लक सही हुआ, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक तो सबसे बुरा लक हो सकता है, चारों गलत हो,
लेकिन ये सबसे वर्स्ट केस होगा, कभी भगवान जी का पूजा पाठ नहीं किए होगे, कभी कुछ पढ़ाई नहीं की होगे, तभी ऐसा होगा। मान लो 3 सही 1 गलत होता है, मान लो 3 सही 1 गलत। अच्छा, एक ये पॉसिबिलिटी, सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, चारों सही, तो 16 नंबर का शुद्ध लाभ होगा आपको। 3 सही 1 गलत, तो 12 माइनस 1 11 नंबर का लाभ होगा। मान लो 2 सही 1 गलत, सॉरी 2 सही 2 गलत, तो 4 दूनी 8 माइनस 2 6 नंबर का लाभ होगा। 3 गलत 1 सही, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो भी 1 नंबर तो लाभ ही में रहेंगे। और अगर वो किस्मत ही खराब है तो मतलब 5 पॉसिबिलिटी तो है कि लाभ का, 5 ना 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी है लाभ की स्थिति में रहेंगे, 1 पॉसिबिलिटी है कि हानि की स्थिति में रहेंगे। तो अगर ऐसा है तो चारों को छोड़ने की जगह मेरी राय ये होती है कि आप इसको मारी क्या, छोड़ के आने से ज्यादा बेहतर है कि चारों तुक्का मारो। इतना तो खराब किस्मत नहीं होता है कि चारों ही गलत हो जाए। अगर होगा तो फिर चलो क्या ही दिक्कत है, एक ही नंबर का फर्क पड़ेगा, नहीं 1 नंबर का नहीं फर्क पड़ेगा ज्यादा, माइनस 5 नंबर का फर्क पड़ जाएगा, इसलिए वो वाला किस्मत लेके नहीं जाना है। खैर एनीवे, यहाँ आते सवाल पे। तो इस लेंथ ऑफ रोटेटिंग स्प्रिंग पूछा है, मतलब इस स्प्रिंग का अभी लेंथ कितना होगा। अब सोचो, देखो ये पार्टिकल घूम रहा है, कौन सा मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, सर्कुलर मोशन। और हम लोग क्या सीखे हैं कि सर्कुलर मोशन जब भी कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट करेगा तो हम लोग को सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन तो लिखना ही है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, इट इज मस्ट नेसेसरी फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। फिर ये कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, जितना फोर्स हम लोग पढ़े हैं उन्हीं में से कोई फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मान लिया जाए कि ये जो स्प्रिंग है वो x से इलोंगेट हो गया है, क्या मान लिया जाए, x से इलोंगेट हो गया है। तो अब इस स्प्रिंग का लेंथ कितना होगा, L0 प्लस x, ये सर्कल का रेडियस होगा। और इसी का वैल्यू आपसे पूछा गया, इसी का वैल्यू आपसे पूछा गया है। इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है बताइए, kx। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, kx। और यही किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, सेंटर की तरफ फोर्स इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू r, और r कितना है, L0 प्लस x। तो हम लोग लिख सकते हैं kx इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर L0 प्लस m ओमेगा स्क्वायर x। इसको उधर भेज के x कॉमन ले लीजिए, तो x का वैल्यू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर L0 बाय k प्लस m ओमेगा स्क्वायर। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इलोंगेशन कितना है, तो ये आंसर लिख के आते हैं x का वैल्यू। लेकिन आपसे x नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ रोटेटिंग स्प्रिंग। मतलब क्या पूछा है, L0 प्लस x का वैल्यू, मतलब L0 प्लस x कितना है, m ओमेगा स्क्वायर L0 बाय k प्लस m ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, यहां तक में आप लोग किसी को आंसर दिख रहा है क्या, कौन सा होगा, कहीं तो माइनस दिख नहीं रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन होना बहुत रेयर केस लगता है। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। L0 कॉमन, L0 कॉमन, ये यहां चला गया, k प्लस, हमको कुछ लग रहा है कहीं गड़बड़ी हो गया कुछ, क्या कहां, ये वाला यहां आएगा तो माइनस होगा, ये k माइनस m ओमेगा स्क्वायर होगा, यहां पे भी k माइनस m ओमेगा स्क्वायर होगा। क्या ये इधर आया, x कॉमन लिए तो k माइनस m ओमेगा स्क्वायर हुआ, वो इधर डिवाइड में आ गया। और यहां रखे तो L0 प्लस x, तो L0 प्लस x का वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर L0 बाय k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। इसको यहां भेजिए तो k माइनस m ओमेगा स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर बाय k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। तो ये इकट्ठा कितना बचा, k L0 बाय k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर होगा। L k से डिवाइड कर दीजिए, तो k से डिवाइड करेंगे तो L0 बाय, ये k नीचे आ गया, इससे 1 माइनस m ओमेगा स्क्वायर। वो देखो प्लस के साथ अगर लिख रहे थे तो ये वाला सोच रहे थे, लेकिन माइनस होना चाहिए था। ठीक है, आसान क्वेश्चन है,
इसके बाद जरा खुद से ट्राई कीजिए, 3 और 4 खुद से ट्राई कीजिए और फिर हम लोग सॉल्यूशन पार्ट पे आएंगे। 3 और 4 खुद से ट्राई कीजिए। यहाँ का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, अनडिफॉर्म लेंथ L है, फाइंड लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये सवाल था और ये 2 डायग्राम बना सकते हैं आप उसके लिए। देखो इसमें ना बिना सवाल के ऐसे भी निकाल सकते थे। ये C और D तो एलिमिनेट हो गए थे हमारे यूनिट डायमेंशन से। अब देखो जो फाइनल लेंथ होगा, स्प्रिंग फोर्स तो इधर लग रहा है kx, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इसका मतलब स्प्रिंग तो इलॉन्गेट ही हुआ होगा, कंप्रेस होने का तो स्कोप नहीं है। मतलब जो भी फाइनल लेंथ होगा वो L0 से तो ज्यादा ही होगा, और L0 से ज्यादा तो यही वाला है ना भाई, L0 by 1 से कम नंबर, तभी ना ये L0 से ज्यादा आएगा। ये लिखा हुआ है L0 by 1 प्लस कोई नंबर, तो 1 प्लस 0.5 भी होगा, तो 1.5 by L0, वो तो L0 से छोटा ही हुआ ना, तो तुक्का मार के डायरेक्टली भी कर सकते थे। मतलब तुक्का नहीं, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग, ठीक है, स्मार्ट। ठीक, चलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पढ़ते हैं। ये आज जो ये दोनों सवाल मैं करा रहा हूँ, ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के लिए भी है, और आईआईटी इतना आसान सवाल नहीं पूछता। आईआईटी सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट, वर्क पावर एनर्जी कॉन्सेप्ट मिला के पूछेगा, मतलब ज्यादा चांसेस है कि वो वर्टिकल सर्कल से पूछेगा, या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सवाल पूछेगा, वो उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सब तो इजी इजी है बहुत, खाली एक ही क्वेश्चन लिखना है सब में, लेकिन जेईई मेंस और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक राइट सर्कुलर कोन है, फिक्स्ड विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, इसका ये जो एक्सिस है वो क्या है, वर्टिकल है, देखिए, एंड वर्टेक्स डाउन, इसका जो वर्टेक्स है वो यहाँ डाउन में है। अ पार्टिकल इन कांटेक्ट विद इट्स स्मूथ इनसाइड सरफेस, ये एक पार्टिकल है जो कि स्मूथ सरफेस पे, ये जो इसका सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन की बात नहीं है यहाँ, स्मूथ इनसाइड सरफेस है। describes circular motion in horizontal plane at a height 20 centimeter above its vertex, 20 सेंटीमीटर above पे ये क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, सर्कुलर मोशन इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताने कि इसका वेलोसिटी कितना होगा, चलिए बताते हैं। ये इसका सर्कुलर मोशन का प्लेन आपको दिख रहा है, एफबीडी बताइए, इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड में लगेगा, और इस पर नॉर्मल इस तरह से सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। ये जो नॉर्मल है वो क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर, इससे 90 डिग्री पे, और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे यही लाइन होगा रेडियल लाइन। बोलिए, हम लोग ये रेडियल एक्सिस ड्रॉ कर लिए, और दूसरा ये वाला एक्सिस, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। अब गौर से जरा एंगल देखिएगा, मान लिया जाए कि ये वाला एंगल थीटा है, मान लिया जाए वाला एंगल कितना है, थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल तो 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये जो n है इसके 2 कंपोनेंट होंगे, n का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, n cos थीटा, और ऊपर की तरफ, अब लिखिए सर्कुलर मोशन में क्या इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, सेंटर की तरफ फोर्स तो यही है n cos थीटा, इसको कौन सा फोर्स बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई नया फोर्स नहीं है, नॉर्मल का ही कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितने के बराबर, mv स्क्वायर बाय r के बराबर। ये कौन सा इक्वेशन लिखे हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। समझ में आ रहा है ये बात सब लोगों को। अब ये वाला जो एक्सिस है वो एक्सिस क्या है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस में हमेशा नेट फोर्स 0 होता है, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स, तो n sin थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। ये दूसरा इक्वेशन, और ये क्या है, पहला इक्वेशन। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड करिए, 2 में 1 से, मतलब ये वाला ऊपर लिखेंगे n sin थीटा बाय n cos थीटा, तो sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये लिखेंगे mg बाय mv स्क्वायर बाय r, तो mm कटा g बाय v स्क्वायर बाय r, तो r ऊपर। हम लोग को v निकालना है, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, g r बाय tan थीटा, तो g का वैल्यू तो 10 हो गया, r बाय tan थीटा, r मतलब ये रेडियस, ये लेंथ हो गया r, और ये लेंथ h दिया हुआ हम लोग को, तो tan थीटा का वैल्यू लिख लो। tan थीटा क्या लिखेंगे, r बाय h, tan थीटा क्या लिखेंगे, r बाय h,
tan थीटा का वैल्यू लिख दो r बाई h, तो r कट जाएगा, g h हो जाएगा सीधा सीधा। ये समझ आ रहा है आप लोग को? लिख देता हूं मैं फिर से, g r बाई tan थीटा क्या लिखेंगे, r बाई h, तो h ऊपर चला जाएगा, r कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर में है h, तो v कितना हो गया, √2 मीटर पर सेकेंड। v कितना हो गया, 10 into 0.22 होता है, तो v कितना हो गया, √2 मीटर पर सेकेंड, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन सही है। क्लियर? सब में इसी तरह दो इक्वेशन लिखना, आंसर निकालना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू स्पेयर्स ऑफ इक्वल मासेस आर अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर एज शोन इन फिगर। एक धागा है, जो धागा यहां से यहां दिखा है, देखिए O से Q तक ये धागा है, और इस धागे से, इस धागे का लेंथ कितना है, 2 मीटर, और इस धागे से दो पार्टिकल बने हुए हैं। एक पार्टिकल यहाँ पे जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, और दूसरा पार्टिकल यहाँ पे जो कि 1 मीटर के फिर से डिस्टेंस पे यहाँ पे। सेंटर से इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना कहोगे, 2 मीटर है ना, और इस पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस 1 मीटर। दोनों का मास इक्वल है, इसका मास अगर m लिखते हैं तो इसका मास भी क्या लिखना पड़ेगा, m। कह रहा है द स्ट्रिंग एंड द स्पेयर्स आर देन ड्रिल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये सर्कल इस बोर्ड के प्लेन में नहीं है, किसमें है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, मतलब नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा mg, वो बैलेंस कर ले रहा होगा। और अगर इसको घुमाएंगे, मान लेते हैं इसको घुमा रहे हैं ओमेगा से हम लोग, तो आपसे कह रहा है कि अगर इसको कांस्टेंट रेट से घुमा रहे हैं, कांस्टेंट रेट का मतलब एक कैसा सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखिए, आपका काम बन जाएगा। तो आपको बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन P एंड Q। ये वाला जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन, और टेंशन इन स्ट्रिंग बिटवीन P एंड O, ये वाला स्ट्रिंग में टेंशन का रेशियो कितना होगा वो बताना है। मतलब अगर हम लोग इस पार्टिकल का एफबीडी बनाएं तो इस पर टेंशन कितना लगेगा, देखिए मैं ग्रीन से दिखाने का प्रयास करता हूं। इस पे टेंशन एक तो सेंटर की तरफ लगेगा, पार्टिकल से दूर धागे की तरफ, इस टेंशन को T1 कहेंगे। इस पार्टिकल पे एक धागा इधर भी तो बना हुआ है ना, तो इधर पे टेंशन लगेगा कितना, T2, और यही सेम धागा इस पार्टिकल से बना हुआ है, तो इस पर टेंशन लगेगा T2 ही। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन P एंड Q। जो P एंड Q के बीच स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना है, T2, मतलब T2 बाय T1 का रेशियो बताना है। वेरी इजी, सिर्फ इस पार्टिकल को देखिए, उस पार्टिकल को मैं सिर्फ यहां दिखा रहा हूं। ये पार्टिकल मास m का, इस पर इधर फोर्स लग रहा है T1 और इधर फोर्स लग रहा है T2। ये है सेंटर, और ये पार्टिकल क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, सर्कुलर मोशन, जिसका रेडियस कितना है, 1 मीटर। कितना रेडियस है, तो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन, जो क्या कहता है, आप लिखिए नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। क्या लिखना होता है, ये तो सेंटर की तरफ ही है T1, लेकिन ये नेट फोर्स नहीं है। नेट फोर्स कितना लिखेंगे, तो जो सेंटर की तरफ है उसको पॉजिटिव लेंगे, सेंटर से जो अवे है उसको T1 माइनस T2 को हम लोग कहेंगे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। और ये कितना के बराबर होगा, m ओमेगा स्क्वायर r। r का वैल्यू यहां 1 है, तो इंटू 1 लिख देते हैं। तो T1 माइनस T2 कितना हो गया, m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इस दूसरे पार्टिकल का एफईडी बनाइए। ये मास m, ये सेंटर, कितना रेडियस होगा इसका, 2 मीटर। इस तरह से सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। इस पर सिर्फ एक ही टेंशन लग रहा है, कौन सा, T2 इधर की तरफ। तो इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन क्या लिखेंगे, T2 इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू लेंथ 2। 2m मत लिख दीजिएगा, 2। तो ये T2 हो गया। T2 का जो वैल्यू है उसको यहां रख दीजिए, तो ये T2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, -2m ओमेगा स्क्वायर, वो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो देयरफॉर T1 कितना हो जाएगा, 3m ओमेगा स्क्वायर। और आपसे किसका वैल्यू पूछा है, T2 बाई T1 का। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो m ओमेगा स्क्वायर कट जाए, कितना आ जाएगा, 2/3। तो बी ऑप्शन सही। इसके बाद आपके सीपीपी पर सवाल है, और सीपीपी पेज नंबर में जो मेरे बुक में हो तो अलग होगा, आप लोग के लिए अलग होगा। तो हमारे सीपीपी पर 2 सवाल है।
वो दोनों सवाल करने हैं अभी। क्लासरूम प्रैक्टिस पेपर पहुंचिए, वहां पे 2 सवाल मिलेंगे, वो 2 सवाल हम लोग करना है। पहले लिखिए इसको। चलिए तो देखते हैं हम लोग सीपीपी का पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल आप लोग होमवर्क में रहा, पैकेज से देख के बना के आइएगा, अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। ये सवाल है कि एक ब्लॉक है, उसका मास 0.4 kg है। ये जो ब्लॉक है इसका मास कितना है? 0.4 kg। मतलब इस ब्लॉक का अगर एफईडी बनाए तो इसका वेट जो नीचे लगेगा वो कितना होगा? 4 न्यूटन। mg का वैल्यू कितना होगा? 4 न्यूटन। इज अटैच्ड टू अ वर्टिकल रोटेटिंग स्पिंडल। ये एक स्पिंडल है। स्पिंडल मतलब कोई एक रॉड जो कि घूम रहा है। वर्टिकल रॉड को क्या बोलते हैं? स्पिंडल। तो मान लेते हैं ये रॉड इस तरह से घूम रहा है ओमेगा स्पीड से, तो ये ब्लॉक भी क्या होगा? इस तरह से घूमेगा। कितने एंगुलर स्पीड से? ओमेगा से ही। बाय 2 स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ एज सोन इन फिगर। और यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है और ये दोनों लेंथ इक्वल है। यहां पर अगर टेंशन दिखा है इस ब्लॉक का एफईडी में, तो इसमें टेंशन T1 ऐसे लगेगा और इसमें टेंशन T2 ऐसे लगेगा। इन दोनों स्प्रिंग का लेंथ बराबर है और ये लेंथ दिया हुआ है 1.6 मीटर। तो ये लेंथ निकाल सकते हैं क्या? जरूरत पड़ेगा तो निकालेंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों लेंथ बराबर है, इसका मतलब ये एंगल जितना होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? वो लेंथ तो दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ। कौन सा लेंथ? अच्छा स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है क्या? अच्छा हम नहीं देखे क्वेश्चन में। अच्छा डायग्राम में इसका लेंथ दिया हुआ है, स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है कितना? 1 मीटर। अच्छा इससे कुछ और बातें भी समझ में आ जाएगी। अगर ये लेंथ 1 मीटर है, ये पूरा लेंथ 1.6 मीटर है, तो सिर्फ इतने पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा? 0.8 मीटर। कितना हो जाएगा? 0.8। पूरा है 1.6, उसका आधा 0.8 होगा। तो ये जो रेडियस है ये कितना हो जाएगा? 0.6 मीटर। और अगर ऐसा है तो ये वाला एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। अब इसको थीटा लिख लीजिए। tan थीटा होगा 0.6 by 0.8 मतलब 3/4। मतलब ये थीटा कितना हो जाएगा? 37। ये भी थीटा कितना हो जाएगा? 37। मतलब ये डेटा डायरेक्ट ना देकर के इसे इनडायरेक्टली दिया हुआ है। इफ द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज 1.2 सेकेंड। यहां पे ना कुछ टर्म्स ऐसे जान लीजिए जो हम लोग जानते हैं। टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है? 2 पाई आर बाय वी। यहां पे मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूं। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई आर बाय वी, डिस्टेंस बाय स्पीड। और ये किसमें? यूसीएम में। ये सब चीज यूसीएम में ही डिफाइंड होता है, क्योंकि एनयूसीएम में तो टाइम पीरियड सेम नहीं होगा, हर बार रोटेट करने का टाइम अलग अलग होगा। तो यूसीएम में ही होता है टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं 2 पाई आर बाय वी। आपको याद है ओमेगा? ओमेगा को क्या बोलते थे हम लोग? एंगुलर वेलोसिटी। कई बार इसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। इसी क्या कहा जाता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये जो ओमेगा होता है इसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई एफ। क्या कहते हैं? 2 पाई। एफ क्या है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी। और ये जो टाइम पीरियड, इसको कभी कभी हम लोग 1 बाय फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। टाइम पीरियड को 1 बाय, या इसको 2 पाई बाय ओमेगा भी कहते हैं। एक ही चीज है सर। देखो ये आर को इधर भेज दो तो वी बाय आर हो जाएगा ना, और वी बाय आर को ओमेगा कहते हैं। तो ये सारी बातों को याद रखना। मतलब अगर टाइम पीरियड दिया मतलब ओमेगा दिया होगा। टाइम पीरियड दिया हुआ इसका मतलब ओमेगा दिया हुआ। जब आपको यूज पड़ेगा तो यूज कर लीजिएगा। और वो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 1.2 सेकेंड। आपको बताया डिटरमाइन टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन बताइए। वेरी इजी। फिर से ये जो ब्लॉक है कौन सा मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है? जैसे 2 एक्सिस ले लीजिए। ये वाला रेडियल एक्सिस हो गया और ये वाला कौन सा एक्सिस हुआ? एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन का प्लेन है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस हो गया? एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। और इस वाले एक्सिस में नेट फोर्स बैलेंस होता है। ये वाला कौन सा एक्सिस हो गया? रेडियल एक्सिस। तो सारे फोर्स को इसमें ब्रेक कीजिए। ये तो 4 न्यूटन इधर ही है। इस T2 का देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस। ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो T2 का इधर तरफ कंपोनेंट क्या हो गया? T2 cos थीटा। ये डायरेक्टली cos 37, और cos 37 कितना होता है? 4/5। तो बगल में 4/5 भी लिख दीजिए।
और T2 का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो गया T2 sin थीटा, मतलब 3/5 T2। समझ ये थीटा ये थीटा। T1 का ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या हो गया T1 cos थीटा, मतलब 4/5 T1, और इधर की तरफ 3/5 T1। तो फिर से इक्वेशन लिखिए, जितना नेट फोर्स सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है, तो पहला इक्वेशन में लिख रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन क्या लिखेंगे, सेंटर की तरफ टोटल फोर्स 3/5 कॉमन T1 प्लस T2, ये होगा सेंटर की तरफ नेट फोर्स। ठीक है, सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितने के बराबर होता है, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। तो T1 प्लस T2, m का वैल्यू 0.4 ओमेगा स्क्वायर। तो देखो ओमेगा हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा का वैल्यू होगा 2π/t। ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा स्क्वायर मतलब 4π²/t², 4π²/t²। समझ में आ रहा है, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2π/t, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 4π²/t², और t कितना है 1.2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1.2 दो बार लिख दें, इनटू r का वैल्यू 0.6। अब समय कैलकुलेशन कीजिए, देखिए जल्दी से। ये देखो 3/5 मतलब 0.6 ही होता है, तो वो इससे निपट गया। 0.4 से 1.2 निपट गया 3 बार में, और 4 से 1.2 निकल गया 0.3 बार में, और पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 होता है। पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 10। तो T1 प्लस T2 हो गया, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो 100/9, 100/9 न्यूटन। T1 प्लस T2 कितना हो गया 100/9 न्यूटन। और जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, तो ऊपर कितना फोर्स है 4/5 T1, नीचे कितना फोर्स है 4 प्लस 4/5 T2। तो इस वाले टर्म को इधर भेज दीजिए, 4/5 कॉमन ले लीजिए, तो T1 प्लस T2 T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 4 4 कट गया, तो T1 माइनस T2 कितना हो गया 5। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, T2 कट जाएगा। इसको अप्रोक्सीमेटली आप चाहो तो लिख सकते हो, या चलो मैं अप्रोक्सीमेटली लिखता हूं। दोनों को ऐड कर दीजिए, 2T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100/9 प्लस 5, तो 145/9 कितना हो जाएगा 145/9। तो 9 दूनी 18 और आधा 4 का 26 17 8 44 से, तो 8 न्यूटन। T1 कितना हो जाएगा 8 न्यूटन, और T1 अगर 8 है तो T2 कितना हो जाएगा, T1 अगर 8 है तो T2 हो जाएगा 3 न्यूटन। इसलिए अगर इसको आप अप्रोक्सीमेटली चाहो तो 11 लिख लो, और उसको कैलकुलेट करके भी करोगे यही आएगा। तो T1 और T2 की ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि इतने क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी मैं इस पे एक लेक्चर और करूंगा, इसमें हम लोग एनसीईआरटी में जो भी है स्कूल लेवल की चीज है वो आपको मिलेंगे, उसको अच्छे से करना है आपको। ठीक है, और इसमें एक सवाल जो मैंने कहा इसके बाद वाला सीपीपी का इसके बाद वाला सवाल वो आप करके रखेंगे, वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।